वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। मुझे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक टॉपिक है जिसमें बच्चे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। कुछ उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है और कुछ थोड़ा ये चैप्टर है भी टफ। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इतना बता दूं कि चैप्टर वाकई नॉर्मल चैप्टर से थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन फॉर कंपटीशन नीट के लिए कोई खास टफ नहीं इसको कह सकते, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इसमें नीट में इस्तेमाल होते हैं वो कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से ही काम चलता है। तो हम धीरे धीरे उनको करेंगे और ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कुछ ज्यादा क्वेश्चन मुझे इसमें सॉल्व करने चाहिए ताकि इस टॉपिक से आपके मन का डर हट जाए। आइए थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात हम समझें कि रिजिड बॉडी क्या होती है। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को विस्तार में करूंगा, जरूरत पड़ेगी 2 वीडियो डाल दूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमको डिटेल में जरूर करना पड़ेगा। रिजिड बॉडी वो है जो अपने आप में अपनी शेप में कोई चेंज नहीं करता जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, तो वो बॉडी अपने आप में रिजिड कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, पड़ा हुआ बिना वैक्यूम में अगर आप मिट्टी का ढेर लगाएंगे तो भी वो रिजिड है, और लोहे पर अगर हथौड़ा मार देंगे तो वो भी रिजिड नहीं रहेगा। बेसिकली टेक्निकली व्हाट वी से, बॉडी डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन शेप और वॉल्यूम व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड। अब फोर्स आप कम अप्लाई करेंगे तो नहीं जाएगा। दूसरी बात, उस पूरे बॉडी में एक पॉइंट ऑन द सिस्टम जहां पर हम ये मानते हैं कि होल ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। यहां पर लाइन ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जरूरी नहीं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। कई कई बार तो स्थिति ऐसी होगी कि आपके पास जिस सेंटर ऑफ मास की आप बात करेंगे वहां पर मास होगा ही नहीं। आप एक चूड़ी ले लीजिए, एक रिंग ले लीजिए, एक ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो तार का बना हो वो ले लीजिए, उन सबके जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर बिल्कुल भी मास नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सेंटर पर मास हो, इसीलिए हम कहते हैं होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेट होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर? तो दोनों बात अच्छा, इसमें एक सेंटर ऑफ मास होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसमें गलती से दोनों बार सेंटर ऑफ मास कर दिया। जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सम जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उसका नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। थ्योरेटिकली आप ये बात समझिए कि अर्थ के आसपास कोई बॉडी अगर हो और यूनिफॉर्म बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही रहेगा। वो ऐसी बॉडीज में ही होगा जिनका शेप बहुत ज्यादा बदल जाए, जिनमें जी वेरी कर जाए, उसकी वजह से वो बदलेगा। लेकिन नॉर्मल बॉडीज हमारे अर्थ के आसपास हम जितनी लेंगे उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा। आइए, एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में चलती है उसको हम लीनियर मोशन में कहते हैं। एक बॉडी जिसका जो कोई भी पथ फॉलो करे परंतु उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, उसका नाम ट्रांसलेटरी मोशन है। दूसरे शब्दों में आप समझिए, हर लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी होगी पर हर ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर नहीं होगी। अगर मैं एक बड़ी बॉडी को एक वेव की फॉर्म में चला दूं तो बॉडी के सारे पार्टिकल्स तो उसी वेव के बारे में बताएंगे, लेकिन वो लीनियर नहीं है। तो पॉइंट, अगर हमारे पास सारी के सारी बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक पाथ को फॉलो करते हैं, उसका नाम ट्रांसलेटरी मोशन होता है। हर लीनियर अपने आप में ट्रांसलेटरी है परंतु हर ट्रांसलेटरी लीनियर नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि रोटेशन किसको बोलते हैं। अब रोटेशन वो होती है जिसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। एक पहिए को ले लीजिए, पहिए का जो सेंटर होता है जिसके अबाउट पहिया घूमता है उसका मोशन 0 होती है, और जितना आप पहिए के सेंटर से दूर जा रहे हैं
उस पार्टिकल की उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है। सो basically every point having same displacement, translatory motion, every point having a different displacement called rotation. अब जब रोटेशन बताएंगे तो आपको सबसे पहले एक वर्ड बताना पड़ेगा कि साहब एक्सिस क्या है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। सो एक्सिस हम उसको बोलेंगे जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, मतलब उन सब का लोकस कह सकते हैं या उन सारे पार्टिकल्स का समूह कह सकते हैं आप उसको, जिसकी वेलोसिटी 0 है। अर्थ में का ग्लोब घुमाइए तो अर्थ के जो एक्सिस के ऊपर जितने पार्टिकल उनकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, अर्थ के बाहर के जितने पार्टिकल्स हैं सबकी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। अब देखिए वही चीज मैंने आपको बताई थी कि एवरी लीनियर मोशन इज ट्रांसलेटरी बट द रिवर्स नीड नॉट टू बी ट्रू ऑलवेज। आइए अब हम थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे करेंगे। अगर हमारे पास बहुत से पार्टिकल्स हैं m1 m2 और उनके पोजीशन वेक्टर अलग अलग r1 r2 हैं और टोटल मास का नाम हमने कैपिटल M बोल दिया है, तो सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इस तरह, समीशन m1 x1 अपॉन m, समीशन m1 y1 अपॉन m, समीशन m1 z1 अपॉन m। इसमें mi xi बोला है। mi मास ऑफ द ith आइटम है, xi क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith आइटम। यूजुअली ये वाली चीज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप नाप रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप नाप रहे हैं सारे, मान लीजिए ओरिजिन लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, उससे आप सारे डिस्टेंसेस नापिएगा और ये सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब एक बात आता है, जिस समय आप बॉडी के लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे लेंथ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं रेडियंस में। इसकी यूनिट रेडियन है और आपको मालूम है इसकी डायमेंशन लेस होता है, इसके लिए m0 l0 t0। अब अगली चीज है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, एंगल अपॉन टाइम और उसकी डायमेंशन m0 l0 t-1 है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेलोसिटी ds बाई डी टी होता है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इसी प्रकार लीनियर वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। और जिस तरह लीनियर में आपने 3 मोशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह इसमें 3 इक्वेशन ये वाली होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, दूसरी है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा, और तीसरी आपके सामने है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी रखी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन रखा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। अगर आप इसको ध्यान दें तो इस जो आपका तीसरा एस एनथ का फॉर्मूला है वो भी यहां चल सकता है, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2n-1, वो भी चल सकता है। सिर्फ लीनियर और रोटेशन में आपने रिलेशन ध्यान रखना है। आइए अब आगे, अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब लीनियर मोशन की हम बात करते थे, लीनियर काइनेमेटिक्स की, उसके इमीडिएटली बाद हमारे पास अगला चैप्टर आया था लॉज ऑफ मोशन का। इसमें सबसे पहले डायनामिक्स में हमने फोर्स को डिफाइन किया था। आपको मालूम है फोर्स क्या था? फोर्स एक ऐसी चीज है जो बॉडी को अपनी उसी इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल मोशन में रखने की कोशिश करती है। वो प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है और इनर्शिया मास पर डिपेंड करता था। इसी प्रकार से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल डायनामिक्स में आता है। ये काम क्या कर रहा है? ये रोटेशनल मोशन में वो प्रॉपर्टी जो बॉडी को अपनी ही मोशन में रहने के लिए कहती है, उसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का निकाला जाता है एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। MIRI स्क्वायर या MIXI स्क्वायर होता है इसमें, इसकी डायमेंशन ML स्क्वायर होती है और मैथमेटिकली फॉर्मूला इसका MIRI स्क्वायर। याद रखिए MI ith मास, RI इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस।
सेंटर ऑफ मास में हमने बताया नहीं, किसी भी पॉइंट से आप नाप सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आर आई डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से निकालना है। ऑब्वियसली इसमें आपको एक बात पता लगी, लीनियर मोशन में, लीनियर डायनामिक्स में क्या था, आपके पास इनर्शिया वाज डिपेंडिंग ओनली एंड ओनली ऑन मास, जबकि इस केस में इनर्शिया इज डिपेंडिंग ऑन मास एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास रखा कहां पर है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। काम दोनों ने एक ही करना है। लीनियर इनर्शिया लीनियर मोशन को रोकता है, रोटेशनल इनर्शिया रोटेशन मोशन को रोकता है, काम वही करना है। परंतु लीनियर इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड करता है और ये मास और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करता है। आइए अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन आपको बहुत से फॉर्मूलेज को आसानी से समझने में काम आता है। और ये क्या है? एक्सिस से डिस्टेंस है, अगर सारा मास रख दिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहीं पर होगा जो एक्चुअल बॉडी का है, तो उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का आपके पास यूटिलिटी सिर्फ इतनी है, मात्र इतनी है कि जिस समय आप अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न याद रखने की जगह पर आप मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन हर एक का याद कर लेंगे तो आपका फॉर्मूला आसान बन जाता है। सिर्फ यही इसका पर्पस है। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट rn स्क्वायर का रूट अपॉन n। मैंने हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उसके ऊपर डिवाइड कर दिया कितने पार्टिकल्स हैं और उसका रूट ले लिया। आइए अब आपको कुछ समझना है कि रोटेशनल इनर्शिया के बारे में। जैसे अभी बात हुई आपसे कि इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट, तो आप देखिए कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हुप का है और या सिलेंड्रिकल शेल का है। आईसीएम, देखिए आईसीएम लिखने का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एक सिलेंडर या एक हुप का सेंटर उसके बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है, तो जो लंबी आपको एक्सिस दिखाई गई है उसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है। देखिए जिस समय आप हुप कहते हैं या एक रिंग कहते हैं उसका भी एम आर स्क्वायर है, लेकिन आपके इस फॉर्मूले में एम आर स्क्वायर में थिकनेस नहीं है। इसका मतलब रिंग मोटी थिकनेस का हो जाएगा तो सिलेंडर बन जाएगा, शेल बन जाएगा, तो भी उसका वही रहेगा। अब ध्यान दिए, यहीं पर आपको बताऊं मैं, इस केस में आईसीएम क्या है? एम आर स्क्वायर। मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर के बराबर है। आप अगले से समझेंगे। इस केस में क्या है? सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड डिस्क का आएगा आईसीएम क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसको हम एम के स्क्वायर से इक्वल कर देंगे तो के क्या बन जाएगा? आर अपॉन रूट टू। तो इस केस में हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन आर अपॉन रूट टू हो जाएगा। अब लीजिए एक थिन रॉड जो रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अबाउट। रोटेशन का एरो आपको ऊपर नजर आ रहा है, नीचे एक्सिस बनी हुई है। तो आईसीएम इज 1/12 ml स्क्वायर। अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए क्या हो जाएगा? L/√12। माने जो भी मास से मल्टीप्लाइड है उसका रूट कर दीजिए, वही रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। अब आप इसको लीजिए, अब इसको एक अबाउट एक एंड से निकाला है, पहली बारी आपने सेंटर पे निकाला। यहीं पर आप एक बात समझिए, देखिए मास जितना सेंटर के आसपास होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा, जितना सेंटर से मास दूर जाएगा उसका उतना इनर्शिया बढ़ेगा। आप रिंग और जो आपने सबसे पहले हुप और सॉलिड सिलेंडर देखा या डिस्क देखा, उसमें देखिए डिस्क में क्या है? मास नीचे से आखिर तक फैला हुआ है, लेकिन रिंग में क्या? मास पूरा कोने पे, सारा मटेरियल ऑल एट द एंड है। तो वो उस केस में एम आर स्क्वायर और इस केस में हाफ एम आर स्क्वायर है। तो हमेशा जैसे जैसे मटेरियल दूर होता जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। दूर कहां से? दूर एक्सिस से। आप देख सकते हैं, इसी प्रकार आप रॉड में देख सकते हैं। रॉड का अपने सेंटर के अबाउट कितना आया? ml²/12, लेकिन उसको एक कोने पर कर दिया मैंने, उससे मैं एक्सिस निकाल रहा हूं, तो देखिए क्या आ रहा है? ml²/3। समझ रहे हैं? ये बढ़ गया, वो 1/12 था, ये ml²/3 होगा। तो देखिए इसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा L/√3।
अब आप देखिए सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। तो इसका मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बन जाएगा, r इंटू √2/5। जो m के साथ मल्टीप्लाइड है उसका रूट लेना है आपने। यह है सॉलिड स्फीयर का। यहां पर एक एग्जांपल और देखिए, ये देखिए थिन स्फेरिकल शेल है। अब स्फेरिकल शेल का क्या मतलब हुआ, सारा मटेरियल बाहर चला गया। सॉलिड में मटेरियल अंदर से बाहर फैला हुआ है, इसलिए सॉलिड का 2/5 है, जबकि थिन स्फेरिकल शेल का 2/3 है। देख रहे हैं आपने, स्फेरिकल शेल का फिर बढ़ गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको इस्तेमाल करने हैं। और अगला वीडियो में इसके बारे में आपको फिर थ्योरी का दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा रोटेशनल डायनामिक्स मुझे लगता है थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो मैं इसके लिए डिटेल में आपको थोड़ा बता रहा हूं, ताकि हम इसको और डिटेल में करके और ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, बिकॉज वी आर कंफर्टेबली वेरी वेल प्लेस्ड इन केस अहेड ऑफ अवर शेड्यूल। हम शेड्यूल से काफी प्लस चल रहे हैं, इसलिए हमने इसको आराम से कर लेना है। क्योंकि इस टॉपिक को छोड़ने को तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, पर एक बात है कि नीट के लेवल पे इसकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप इसको। चलिए अगले वीडियो में इसके आगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।